नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आलोचनात्मक सिद्धांत, क्रिटिकल थ्योरी के बारे में। क्या है आलोचनात्मक सिद्धांत, क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आलोचनात्मक सिद्धांतीकरण के विचारकों का जो मत होता है, ठीक है। आलोचनात्मक समाजशास्त्र किसी भी प्रकार से समाजशास्त्र की एक शाखा नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि आलोचनात्मक सिद्धांत किसी के कही हुई बातों का हम विरोध करते हैं, ठीक है, उसकी बातों से सहमत नहीं होते हैं और उसके बदले में हम कोई दूसरी बात को रखते हैं, तो किसी के बातों को आलोचना करना, तो वही कहलाता है आलोचनात्मक सिद्धांत। आलोचनात्मक समाजशास्त्र का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, ठीक है। आलोचनात्मक समाजशास्त्र का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। आलोचनात्मक शब्द अंग्रेजी में, ठीक है, क्रिटिकल का अनुवाद होता है। आलोचनात्मक शब्द अंग्रेजी में क्रिटिकल का अनुवाद होता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होता है। यूरोप में प्रबुद्ध काल, ठीक है, यूरोप में प्रबुद्ध काल में जनगणना के बाद इस शब्द का प्रयोग जो है ना, मानववादियों एवं सुधारवादियों ने किया था, ठीक है। यूरोप में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मानववादियों और सुधारवादियों ने किया था। इन सुधारवादियों ने महसूस किया, ठीक है, इन सुधारवादियों ने महसूस किया कि विभिन्न धर्मों में जो उपदेश दिए गए हैं, इन सुधारवादियों ने महसूस किया कि विभिन्न धर्मों में जो उपदेश दिए गए हैं वे एक प्रकार से व्यक्तियों को सामाजिक बंधन, ठीक है, व्यक्तियों को क्या करते हैं, सामाजिक बंधन में बांधे रहते हैं, ठीक है। इन धार्मिक ग्रंथों ने मनुष्य की युक्ति पर अंकुश लगा दिया, मनुष्य की युक्ति पर अंकुश लगा दिया, मतलब मनुष्य को एक बांध के रख दिया। यह अंकुश सुधारकों को स्वीकार नहीं था। ये जो अंकुश था वो क्या, सुधारकों को इसमें स्वीकार नहीं था। वो उसके बातों की आलोचना की। अतः लोगों ने धार्मिक ग्रंथों की आलोचना की। आलोचना के लिए क्रिटिकल शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। बाद में जो धार्मिक सुधारक थे, चर्च को अपना दुश्मन समझने लगे, क्योंकि वो मनुष्य को बांध देता था, ठीक है। मनुष्य अपने कार्य परिवर्तन में बंधा हुआ रहता था तथा प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए या अपने समाज व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। यह आलोचनात्मक सिद्धांत का प्रारंभिक स्वरूप था। जैसे कि आलोचनात्मक सिद्धांत क्या होता है, हमें ये जानना है कि आलोचनात्मक सिद्धांत होता क्या है। समाजशास्त्र में आलोचनात्मक सिद्धांत का जो प्रयोग समाज की प्रकृति की सटीक व्याख्या होती है, समाज की प्रकृति की सटीक और यथार्थ व्याख्या होती है तथा उसे उजागर करता है। आलोचनात्मक सिद्धांत का जो जन्म हुआ वो मार्क्स के लेखनों और उनके सिद्धांतों से हुआ था, ठीक है। इसका जो जन्म हुआ था मार्क्स के लेखनों और उसके सिद्धांतों के विरुद्ध हुआ था। ये सिद्धांत सामाजिक और बौद्धिक जीवन के अनेक पक्षों की आलोचना करता है। ये जो सिद्धांत है सामाजिक जीवन के अनेक बौद्धिक जीवन, ये सिद्धांत सामाजिक और बौद्धिक जीवन के अनेक पक्षों की आलोचना करता है। आलोचनात्मक सिद्धांतों का अधिकांश विश्लेषण, ठीक है, आलोचनात्मक सिद्धांत का अधिकांश विश्लेषण आलोचनाओं के रूप में है, ठीक है, मतलब किसी की बात की आलोचना करते हैं। तथापि इसके साथ उन्होंने सामाजिक सिद्धांत के प्रति थोड़ा बहुत योगदान भी दिया था। इसका जो प्रक्रिया होता है, ये इसका जो मूल स्रोत होता है वो संघर्ष सिद्धांत है। इसका जो मूल स्रोत है समाजशास्त्र में, जो आलोचनात्मक सिद्धांत का जो मूल स्रोत होता है वो संघर्ष सिद्धांत है। कार्ल मार्क्स ने संघर्ष के विषय में जितना लिखा उससे कहीं अधिक बाद के विचारकों ने संघर्ष सिद्धांत पर लिखा, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने संघर्ष के विषय में जितना लिखा उसके बाद के विचारकों ने उससे भी कई बढ़कर आगे लिखा। कार्ल मार्क्स का मत था उत्पादन पद्धतियां ही वर्ग संघर्ष को जन्म देती है। कार्ल मार्क्स का विचार था उत्पादन पद्धतियां ही जो है ना वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। वर्ग संघर्ष की परिणति क्रांति के रूप में होती है। क्रांति के बाद समाज में जो स्थिति उत्पन्न होती है वही वर्ग होता है, ठीक है, और ना ही कोई राज्य होता है। तो उन्होंने जो संघर्ष के बाद जो परिणाम निकल आता है उसमें वर्ग होता है, ना ही उसमें कोई राज्य होता है, ना ही उसका कोई रूप होता है। तो मार्क्स के सिद्धांत का उद्देश्य व्यक्ति को शोषण से मुक्ति दिलाना था, ठीक है। मार्क्स के सिद्धांत का उद्देश्य क्या था, व्यक्ति को शोषण से मुक्ति दिलाना था, प्रभुत्व से मुक्ति। मार्क्स के संघर्ष सिद्धांत का महत्वपूर्ण आधार था। प्रभुत्व से मुक्ति मार्क्स के सिद्धांत का महत्वपूर्ण आधार था, ठीक है। तो इसी प्रकार मार्क्स के बाद आलोचनात्मक सिद्धांतकारों ने यह प्रयास किया ये संघर्ष तत्कालीन समाज की आवश्यकता अनुसार संशोधित करे, ठीक है, क्योंकि इसे संशोधित कर दिया गया।
मार्क्स के संघर्ष सिद्धांत में आलोचनात्मक सिद्धांत संशोधित कर दिया, लेकिन जो 20वीं शताब्दी, ठीक है, 20वीं शताब्दी से 2 दशक उद्धारक संघर्ष सिद्धांत के अनुकूल नहीं थे। इस युग के सभी जो विचारक थे वो पूंजीवादी के विकास में ही थे, ठीक है। इस युग के जो सभी विचारक का जो रुचि था वो पूंजीवाद के विकास में ही था। तो आलोचनात्मक सिद्धांत को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, ठीक है। हम आलोचनात्मक सिद्धांत को 2 श्रेणी में बांटकर देख सकते हैं। प्रथम स्वरूप वो है जिसकी जर्मनी से प्राप्त होता है, प्रथम स्वरूप जर्मनी से प्राप्त होता है, और दूसरा क्या होता है, अमेरिका से प्राप्त होता है। तो आलोचनात्मक सिद्धांत को जर्मनी और अमेरिका में देखा गया था। तो जर्मनी में स्थानीयता की दृष्टि से आलोचनात्मक सिद्धांत की उत्पत्ति जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से हुई थी। यहाँ का जो आलोचनात्मक सिद्धांतीकरण आनुभाविकता और तथ्यात्मकता को तिरस्कार की दृष्टि से देखता था। मतलब वहाँ आलोचनात्मक सिद्धांत को दार्शनिकता के रूप में देखते थे, ठीक है, और किसका तिरस्कार करते थे, आनुभाविकता और सिद्धांतीकरण का तिरस्कार करते थे। जबकि आनुभाविकता और सिद्धांतीकरण को अमेरिका में प्रभुत्व मिला, ठीक है। जैसे कि इसका जो दूसरा स्वरूप है अमेरिका में आलोचनात्मक सिद्धांतीकरण, इसका जो आधार आनुभाविकता है। यदि इन 2 स्वरूपों को आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो ज्ञात होगा कि ये 2 स्वरूप परस्पर विरोधी होता है, ठीक। जर्मनी और अमेरिका, इन दोनों के विचारों को देखा जाए तो आपस में एक दूसरे पर विरोधी करते थे। जहाँ जर्मनी का जो आलोचनात्मक सिद्धांतीकरण दार्शनिकता पर आधारित है, वहीं अमेरिका का जो आलोचनात्मक सिद्धांतीकरण आनुभाविकता सिद्धांतीकरण पर आधारित होता है। तो आलोचनात्मक सिद्धांत के जो 2 परस्पर विरोधी, ठीक है, अमेरिका और जर्मनी स्वरूपों का ये प्रकार होती है, भी दोनों में समानता भी होती है। ये दोनों कार्ल मार्क्स के प्रस्तावित, ठीक, ये जो दोनों प्रक्रियाएं हैं कार्ल मार्क्स के प्रस्तावित पैराडाइम पर ही आधारित है। कार्ल मार्क्स के प्रस्तावित पैराडाइम पर ही आधारित है। कार्ल मार्क्स के कई बातों पर उन्होंने और भी अत्यधिक जोर दिया। मार्क्स ने अपनी जो पुस्तक थी, मार्क्स की जो पुस्तक थी क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, मार्क्स की जो पुस्तक थी क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में व्यक्ति के उद्धार की चर्चा उसे शोषण से मुक्ति दिलाने के संदर्भ में थी। इसकी ये जो पुस्तक थी व्यक्ति को शोषण से मुक्ति दिलाना था, व्यक्ति का उद्धार करना था। यही आलोचनात्मक सिद्धांत का केंद्रीय आधार होता है। और आलोचनात्मक सिद्धांत का दूसरा आधार यह है कि सिद्धांत मार्क्स के सिद्धांत को व्यवहारिकता प्रदान करना भी चाहता है। मार्क्स स्वयं अपने सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देना चाहते थे, किंतु वे सिद्धांत एवं व्यवहार का समागम नहीं कर पाए, ठीक है। आलोचनात्मक सिद्धांतीकरण चाहे वो जर्मनी का हो या फिर अमेरिका का हो, ठीक है, दोनों ही सिद्धांत ये व्यवहार का समागम भी चाहते थे। आलोचनात्मक सिद्धांत के इन दोनों स्वरूपों का उद्गम जो है ना जर्मनी के फ्रैंकफर्ट, ठीक है, दोनों का उद्गम कहाँ से होता है, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट स्कूल से हुआ था। तो ये हुआ आलोचनात्मक सिद्धांत, जहाँ हमने 2 स्वरूपों को रखकर पढ़ा, एक अमेरिका एक जर्मनी। जहाँ जर्मनी वाले क्या करते थे, उसे आनुभाविकता और सिद्धांतीकरण के रूप में स्वीकार नहीं करते थे, उसे दार्शनिकता के रूप में स्वीकार करते थे। वहीं अमेरिका उसे क्या करता था, आनुभाविकता के रूप में स्वीकार करते थे, ठीक है। अब उसकी जो मान्यताएं हैं उसको देखते हैं। आलोचनात्मक समाजशास्त्र की क्या क्या मान्यताएं होती है, तो उसके पहले मान्यताएं हम देख सकते हैं। ये जो है प्रक्रिया है मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को अस्वीकार करते हुए, मार्क्स का द्वंद्वात्मक वाद विवाद विचार जहाँ पर संघर्ष की प्रक्रियाएं बनती है उसके आधार पर क्या होता है, वर्ग बनता है। इन सभी चीज़ों को अस्वीकार करते हुए हीगल के द्वंद्ववाद को स्वीकार किया है उन्होंने। हीगल, ठीक है, जो मार्क्स के साथ कई पुस्तकों की रचना की, मार्क्स के साथ साथ कार्य भी किए, उनके द्वंद्ववाद को स्वीकार करते हैं। दूसरा हो गया आलोचनात्मक समाजशास्त्र मनुष्य की स्वतंत्रता का पक्षधर होता है, मनुष्य को शोषण से मुक्ति दिलाना होता है, ठीक है। मनुष्य स्वयं एक स्वतंत्र के रूप में जिए, ठीक है, और उसका कहीं पर भी शोषण ना, यह उन समस्त दृष्टिकोण को अस्वीकार करता है, ठीक है। आलोचनात्मक उन समस्त दृष्टिकोण को अस्वीकार करता है जो मनुष्य पर प्रभुत्व, मनुष्य पर अधिकार जमाए रहते हैं, ठीक है, उनके पक्षधर होते हैं ये। फिर आलोचनात्मक समाजशास्त्र की मान्यता यह है कि मनुष्य के विचारों का निर्माण उसके समाज से होता है, ठीक है। मनुष्य के विचारों का निर्माण किससे होता है, उसके समाज से होता है।
वस्तुओं को वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, वस्तुओं को हम वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। इसी कारण आलोचनात्मक समाजशास्त्र चेतना की प्रक्रिया को स्वीकार करता है जहाँ पर बौद्धिकता का प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं कार्ल मार्क्स ने अपने अलगाववाद एलियनेशन में चेतना शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, मनुष्य अलगाववाद में क्या होता है, मनुष्य अपने आप से अलग हो जाते हैं, अपने दोस्त यार से अलग हो जाते हैं, अपने परिवार से अलग हो जाते हैं, अपने संघ से अलग हो जाते हैं। तो उसी में उन्होंने चेतना शब्द का भी प्रयोग किया था। आलोचनात्मक समाजशास्त्र के विचारकों का मत है कि प्रारंभ में इस शाखा की जो प्रकृति व्यक्तिपरक थी। ठीक है, उसका विचारकों का जो मत था कि प्रारंभ में इस शाखा की जो प्रकृति थी ये व्यक्तिपरक थी, यद्यपि बाद में इसकी प्रकृति में क्या होता है, परिवर्तन आ गया था। ठीक है, जहाँ पर चेतना बुद्धि का प्रयोग किया जाने लगा। फिर इस शाखा का एक अध्ययन उस विषय ऐतिहासिक शक्तियों का परिचय प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, इस शाखा का एक अध्ययन होता है ऐतिहासिक शक्तियों का परिचय प्रस्तुत करना होता है, जहाँ इतिहास में किस प्रकार की घटनाएं घटी थी, किस प्रकार मनुष्य को देखा जाता था, व्यक्ति को देखा जाता था, व्यक्ति किस प्रकार एक दूसरे पर प्रभुत्व जमाते थे, उन सभी चीज़ों को प्रस्तुत करना था जो मानव स्वतंत्रता पर अपना प्रभुत्व बनाए रखती है। फिर आलोचनात्मक समाजशास्त्र समाज के उपेक्षित वर्ग, ठीक है, आलोचनात्मक समाजशास्त्र समाज के उपेक्षित वर्ग के उद्धार का समर्थक है। ठीक है, वो मतलब कि व्यक्तियों का उद्धार चाहते थे। जो व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के प्रति बंधे हुए थे, धर्म के प्रति बंधे हुए थे, जहाँ व्यक्तियों में परिवर्तन नहीं हो पाते थे, तो उनका वो उद्धार और समर्थक चाहते थे। आलोचनात्मक समाजशास्त्र के अध्ययन का जो केंद्र बिंदु होता है सिद्धांत और क्रिया का एक साथ अर्थात एक रूप में अध्ययन करना था। किसका? सिद्धांत और क्रिया का एक साथ और एक रूप में अध्ययन करना था, अलग अलग नहीं करना था। इसके माध्यम से क्या होता है, व्यक्तियों शोषण से बचे और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर अपना अधिकार ना जमाए। ठीक है, व्यक्तियों में स्वतंत्र होना चाहिए और स्वतंत्र तरीके से उन्हें जीवन का अधिकार भी होना चाहिए। तो इस प्रकार आलोचनात्मक सिद्धांत इसी को हम कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके विचारक संस्थापक कैसे कहाँ से आलोचनात्मक सिद्धांत की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, कौन इसके विचारक थे, तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसी तरह आप मेरे वीडियो को देखते रहिएगा। धन्यवाद।